वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 1 सितंबर 2021 और 1 सितंबर 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का प्रश्न था हमारा कि हाल ही में बक्सर में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद भारतीय वायुसेना के किस विमान ने 4 दिन बाद उड़ान भरा है। ये इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट चीजें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनूक, जो कि एक अमेरिकी विमान है। यहाँ पर बक्सर में भारतीय वायुसेना का विमान है जो कि बक्सर में इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया था और उसके 4 दिन बाद इस विमान ने उड़ान भरा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे वीडियो में पूछा जाता है आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल में लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आज है 1 सितंबर 2021 और 1 सितंबर को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है उसे देख लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर के 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और 1 सितंबर को गुटनिरपेक्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोनों दिवस को यहाँ से आप याद रखना है। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं अपडेट करता चलूँगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊँगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊँगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में एक मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने नेताओं के काम पर नजर रखने और उसका मूल्यांकन करने वाली भारत की पहली पार्टी बन गई है। कौन भारत की पहली पार्टी बनी है निम्नलिखित में से? तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा जदयू, यानी कि जनता दल यूनाइटेड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से या फिर कह सकते हैं इंडिया करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी। तो इसको आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू देश की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी बन गई है जिसने एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे वह अपने नेताओं के काम पर नजर रख सकेगी और उसका मूल्यांकन भी करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐप का कुछ इंटरफेस इस प्रकार से दिखता है, आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पॉइंट में ऐड किया है जदयू द्वारा लॉन्च किए गए इस ऐप का नाम जदयू मूल्यांकन ऐप है। इसे आपको याद रखना और इसके तहत पार्टी के तमाम नेताओं को अपने रोजाना के काम की जानकारी इस ऐप पर अपलोड करनी होगी और इसके तहत जो भी नेता अच्छा और सराहनीय काम करेंगे उनको पार्टी की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये सारी संबंधित जानकारी है जो कि आपको यहाँ से याद रखना है। इस ऐप का जो नाम है ये जदयू मूल्यांकन ऐप इसका नाम है, ठीक है। और इसे जो अभी मतलब कि लॉन्च किया गया ये जदयू के द्वारा लॉन्च किया गया और इस तरह से ये भारत की पहली पार्टी बनी है कि मतलब कि पार्टी का जो जितने भी नेता हैं सभी का मतलब काम पर नजर रखने के लिए उसका मूल्यांकन करने के लिए इस प्रकार की पहली पहल भारत में जदयू के द्वारा किया गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न है कि प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स की तरफ से खेल चुके खिलाड़ी प्रदीप नरवाल को हाल ही में रिकॉर्ड कितने करोड़ में खरीदा गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.65 करोड़ में भी हाल ही में प्रदीप नरवाल को खरीदा गया है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न से संबंधित ऐसी कई जानकारियाँ हैं जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर मैंने ऐड किया है, आप इसे बारीकी से समझिए और इसका नोट जरूर तैयार कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। ये आपको यहाँ से सबसे पहला पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है कि प्रो कबड्डी लीग 2021 की 8वीं सीजन की नीलामी में प्रदीप नरवाल को रिकॉर्ड 1.65 करोड़ में खरीदा गया। आपको यहाँ पर ध्यान रखना ये प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन है जो कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा कि प्रदीप नरवाल पहली बार यूपी योद्धा टीम के लिए खेलेंगे। ये जो खरीदारी हुई है यूपी योद्धा टीम के द्वारा हुई, यानी कि यूपी योद्धा टीम ने मतलब कि प्रदीप नरवाल को 1.65 करोड़ में खरीदा है और ये पहली बार यूपी योद्धा टीम की तरफ से खेलेंगे। अभी तक वे पटना पायरेट्स के लिए खेलते रहे थे और वे प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स के कप्तान भी रह चुके हैं। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इनका जन्म 16 फरवरी 1997 को भारत के हरियाणा राज्य में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए ये जो अगला पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये पॉइंट है कि प्रदीप नरवाल ने मोनू गोयत के रिकॉर्ड को तोड़ा है। मोनू गोयत को हरियाणा स्टीलर्स ने सीजन 6 से पहले 1.51 करोड़ में खरीदा था और वे पहले खिलाड़ी थे जिन पर 1.5 करोड़ रुपये के ऊपर की बोली लगी थी। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ऐसे दूसरे खिलाड़ी भी बने हैं प्रदीप नरवाल जो कि मतलब कि रिकॉर्ड के साथ मतलब कि 1.65 करोड़ में खरीदा गया, यानी कि 1.5 करोड़ से अधिक राशि में खरीदा गया। ये दूसरे खिलाड़ी ऐसे हैं, ठीक है। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। ये 8वां सीजन है
और यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी के हाथ से ब्रॉन्ज मेडल छिन गया है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा विनोद कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में डिस्कस थ्रो में भारत के विनोद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले, शायद 2 दिन पहले आपको बताया था, लेकिन उनका मेडल होल्ड पर रख दिया गया था। लेकिन हाल ही में अब उन्हें विकार के क्वालिफिकेशन निरीक्षण में अयोग्य करार दिया गया, जिसके बाद विनोद कुमार सहित भारत को 1 मेडल गंवाना पड़ा है। यानी कि विनोद कुमार जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, इन्होंने मतलब कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में डिस्कस थ्रो में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन इन्हें मतलब कि एक निरीक्षण में अयोग्य करार दिया गया, जिसके बाद ये मेडल इनके हाथों से चला गया, जिसके साथ ही भारत को भी 1 मेडल का नुकसान उठाना पड़ा है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे इस बारे में लिखा है कि बीएसएफ के 41 साल के जवान विनोद कुमार ने 19.91 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए पोलैंड के पियोट्र कोसिविच जो कि 20.02 मीटर और क्रोएशिया के वेलेमिर शेंडोर जो कि 19.98 मीटर के मतलब के पीछे तीसरा स्थान हासिल कर पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यानी कि पहले स्थान पर इस श्रेणी की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर जो थे ये पोलैंड के पियोट्र कोसेविच थे, और दूसरे स्थान पर जो मतलब कि सिल्वर मेडलिस्ट थे ये थे वेलेमिर शेंडोर क्रोएशिया के। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और तीनों का मतलब यहाँ पे था। तो यहाँ पर इनका जो मतलब कि पदक छीन लिया गया, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था, ये छीन लिया गया और भारत को एक मतलब कि नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, ये भी टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित है, और ये प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में हाल ही में भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल किसने जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा सुमित अंतिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में हाल ही में हरियाणा के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी सुमित अंतिल ने देश को दूसरा गोल्ड मेडल जिताया है, और उन्होंने जेवलिन थ्रो की F64 कैटेगरी में 68.55 मीटर के थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये आपको ध्यान रखना, जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है सुमित अंतिल। अब यहाँ पर जो याद रखने लायक चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। इनका नाम सबसे पहले आप याद रखिए, ये सुमित अंतिल, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड 68.55 मीटर का है, और ये सुमित अंतिल के नाम है, जिन्होंने भारत को भी हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में गोल्ड मेडल जिताया है, और ये दूसरा गोल्ड मेडल है टोक्यो पैरालंपिक में। ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, इसी इवेंट का हिस्सा रहे भारत के दूसरे एथलीट संदीप चौधरी चौथे स्थान पर रहे हैं, और यह भारत का टोक्यो पैरालंपिक खेल में दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले अवनी लेखरा ने शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताया था। इस बारे में मैंने आपको बताया था, तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैंने आपको दिया था। अब देखिए यहाँ पे मैंने अगला पॉइंट ऐड किया, इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में एकमात्र खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। जेवलिन थ्रो में मतलब कि इन्होंने मतलब कि नीरज चोपड़ा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, और यहाँ पर अभी जो दूसरा स्वर्ण पदक आया टोक्यो पैरालंपिक में, ये भी जेवलिन थ्रो में ही आया, और ये खिलाड़ी है हरियाणा के। अब यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूं, लेकिन एक प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूं कि नीरज चोपड़ा भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। आप यहां पर इनके बारे में लिखिए, आप चाहे तो डिटेल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न होगा, पांचवां प्रश्न, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हाल ही में किनके द्वारा फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा भी हाल ही में फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ मनाने और आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए आगे मैंने लिखा है कि यह मोबाइल एप्लीकेशन फिटनेस पर निगरानी रखने में मदद करेगा, और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के उद्देश्य 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत खेल दिवस के अवसर पर 2019 में किया गया था, ठीक है। और अभी हाल ही में ये मतलब कि फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान में फिट इंडिया अभियान की ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ पे देखिए नरेंद्र लिखा है, नरेंद्र मोदी भी हर जगह घुस जाते हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर नोएडा के युक्ति आर्या है। ये आप ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में फिट इंडिया अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है ये युक्ति आर्या है।
तो इस प्रश्न से संबंधित आप इतनी सारी जानकारी को याद रखिए। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस सीरीज से हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जनवरी से लेकर के अब तक ये सीरीज यूं ही चलता रहा, ये 9वां महीना हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, ये सितंबर 9वां महीना है साल का। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जनवरी से लेकर के अब तक के सारे मतलब कि मंथ के करंट अफेयर्स के वीडियो और पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस चैनल पर। अगर आप पहली बार विजिट किया तो सारे वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी प्राप्त कीजिए। और जो लोग इसका क्विज में भाग लेना चाहते हैं तो हमारे फ्री वाले जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसे ज्वाइन करके फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में क्विज में भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, हाल ही में सोनू सूद को दिल्ली सरकार के किस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देश के मेंटर्स नामक कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाया गया सोनू सूद को। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हाल ही की घोषणा के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को दिल्ली सरकार की देश के मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। इस कार्यक्रम का आप नाम याद रखिए, ये कार्यक्रम का नाम है देश के मेंटर्स, जो कि दिल्ली सरकार की एक कार्यक्रम है, दिल्ली सरकार की एक योजना है जिसका ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में सोनू सूद को बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है, इस योजना के तहत दिल्ली सरकार देश की जानी मानी हस्तियों से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का मेंटर बनने का अपील करेगी। तो यहाँ पर इसके उद्देश्य को आप याद रखिए। इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में दिल्ली सरकार ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर देखिए, हाल ही के दिनों में दिल्ली से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चे में थे, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि मैंने ऐड किया है। तो हमारा पहला पॉइंट यह है कि हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। तो आपको ध्यान रखना, ये दुनिया में पहले स्थान पर पहुंचा है दिल्ली। और दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि हाल ही में 2 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से जारी दुनिया का सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में राजधानी दिल्ली 48वें स्थान पर है और राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त मुंबई शहर जो वित्तीय राजधानी है ये 50वें स्थान पर है। और ये जो 2 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई थी, ये 60 मतलब कि देशों को, मतलब 60 देशों नहीं बल्कि 60 शहरों को इसमें मतलब कि सुरक्षित स्थान में शामिल किया गया था। ये सुरक्षित शहरों की जो सूची है इसमें 60 शहरों को शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना, जिसमें कि भारत का दिल्ली 48वें और मुंबई 50वें स्थान पर था। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, हाल ही में बांग्लादेश के किस शहर में पहली मेट्रो रेलगाड़ी के परिचालन का परीक्षण किया गया है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और यहीं पे पहली मेट्रो रेलगाड़ी के परिचालन का परीक्षण किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेलगाड़ी के परिचालन का परीक्षण किया गया और यह परीक्षण राजधानी ढाका में उत्तरा से पलाबी के बीच लगभग 6 किलोमीटर की दूरी में 6 डिब्बों के साथ किया गया है। तो आपको ध्यान रखना, ढाका क्षेत्र में ये उत्तरा से पलाबी के बीच लगभग 6 किलोमीटर के बीच, मतलब 6 किलोमीटर की दूरी में 6 डिब्बों के साथ यह परीक्षण किया गया है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा कि विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन लंदन में 10 मई 1863 को चली थी, जबकि भारत की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में 1984 में चलाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप याद रखिए, पहली बार जो मेट्रो ट्रेन का परिचालन हुआ था ये लंदन में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था 10 मई 1863 को। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पहली बार मेट्रो का जो परिचालन हुआ था ये कोलकाता में हुआ था 1984 में। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट हमारा है कि वर्तमान में भारत के 9 शहर जो कि हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, मुंबई और जयपुर में मेट्रो का परिचालन शुरू हो चुका है। यानी कि भारत के कुल ऐसे 9 महानगर है जहां पर मेट्रो का परिचालन चल रहा है। जबकि इसके अतिरिक्त नेक्स्ट पॉइंट में है कि जबकि नागपुर, पुणे, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, केरल और पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तो ये सारे चीजें आप यहां से याद रखिए। अब यहां पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस नाम से एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया है? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वीप इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, SVEEP। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन यानी कि स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया है। ये आपको ध्यान रखना, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, यह कार्यक्रम मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए भारत के चुनाव आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो कि मतलब कि भारत में मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए मतलब इसे लॉन्च किया गया है, मतलब कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए।
अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि यह 2 दिवसीय कार्यशाला था जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य स्वीप अर्थात यहाँ पे मैंने स्वीप का अर्थ क्या बताया, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी। तो इस योजनाओं की समीक्षा करना और स्वीप के महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श करना और भविष्य के चुनाव के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करना, इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए, इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा काम मेरा मान नामक एक योजना को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब सरकार के द्वारा भी हाल ही में इस कार्यक्रम को मंजूरी दिया गया है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में पंजाब राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान नामक एक योजना को मंजूरी दिया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम का नाम है मेरा काम मेरा मान, जो कि अभी पंजाब सरकार के द्वारा इसे मंजूरी दिया गया है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि पायलट परियोजना के तहत शुरू किए गए इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनाई है और इस कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए नामांकित उम्मीदवारों को 12 महीने के लिए 2500 रुपये प्रति माह का रोजगार सहायता भत्ता दिया जाएगा। यानी कि ये जो योजना है जिसका नाम है मेरा काम मेरा मान, ये मतलब कह सकते हैं बेरोजगार युवाओं के लिए मतलब इसे लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मतलब इसमें जिनका भी नामांकन होगा, जो भी नामांकित होंगे, उन सारे उम्मीदवारों को 12 महीने के लिए 2500 रुपये प्रति माह के लिए मतलब कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले पॉइंट, अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है ये भी प्रश्न अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न किसके द्वारा हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर QSIM टूलकिट लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर यानी कि QSIM टूलकिट लॉन्च किया गया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। QSIM भारत में स्वदेशी रूप से विकसित अपनी तरह का पहला टूलकिट है। यानी कि इस तरह की जो पहल है, इस तरह की जो शुरुआत है, इस तरह की जो कोई प्रणाली विकसित हुई है, ये भारत में पहली बार हुई है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस क्वांटम कंप्यूटर की मदद से प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग के व्यवहारिक पहलुओं को सीखने और समझने में मदद मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना, ये पूरी तरह से जो काम करेगा क्वांटम कंप्यूटर की मदद से प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग को बेहतर बनाने के लिए इसी पहलू पर ये काम करेगा, और ताकि मतलब कि जो यूजर होंगे, जो मतलब कि इसे यूज करेंगे, उसको सीखने और समझने में मदद मिले। ठीक है, तो इसी को दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए ये भी हाल ही में मतलब लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इस टूलकिट को IIT रुड़की और CDEC और IISc बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो ये सारे संबंधित जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। BPSC जैसे परीक्षाओं में संभावना कहीं से, खास करके प्री एग्जाम की बात करें, संभावना कहीं से बनती है। आपके कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका कोई मतलब सटीक सिलेबस नहीं है जो कि अगर बोल दिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता से ही आपका प्रश्न आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका सम्मिलित समग्र जो मतलब चीज़ें होती है वो सारे जगह से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप बहुत सारा प्रश्न ऐसा है, जब क्वेश्चन बैंक को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि इस तरह के प्रश्न BPSC परीक्षा में पूछने लायक है, लेकिन वो सब भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान रखिए। आपको यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है किसके संयुक्त सहयोग से मतलब इसे लॉन्च किया गया है। तो ये सारे संबंधित जानकारी जो कि आप याद रखेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे एग्जाम में। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG ने कमांडो अभ्यास गांडीव का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ये गांडीव का तीसरा संस्करण था, जो कि अभी हाल ही में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आतंकवाद रोधी बल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई शहरों तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संयुक्त रूप से कमांडो अभ्यास गांडीव का तीसरा संस्करण आयोजित किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये अभ्यास का उद्देश्य क्या है ये आप जान लीजिए। गांडीव अभ्यास जो आयोजित किया जाता है, इसका उद्देश्य यह है कि यह अभ्यास विमान अपहरण और बंधक बनाए जाने जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं, ये अपहरण जैसी मतलब कि समस्याओं से निपटने के लिए इस अभ्यास को मतलब किया जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि महाभारत में अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिए। महाभारत के बारे में अगर हम चर्चा करें तो महाभारत पूरे विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य है। ठीक है, और इसमें जो अर्जुन जो थे और इनका जो धनुष था, इनके धनुष का नाम था गांडीव। ये आप यहाँ से याद रखिए।
अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने वियतनाम में कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए किस जहाज से कोविड रोधी सामग्री राहत सामग्री भेजा है, किस जहाज से भेजा गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा INS एरावत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वियतनाम में कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज एरावत कोविड-19 राहत सामग्री लेकर वियतनाम पहुंचा है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है INS एरावत, और यह जहाज वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी बंदरगाह पर पहुंचा है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, भारत सरकार की तरफ से ये वियतनाम को मदद दिया जा रहा है कोविड-19 राहत सामग्री के रूप में। अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा कि जो कि 100 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और प्रत्येक के साथ 10 LPM क्षमता के 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर गया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया, एक वर्ड आया है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये आखिर होता क्या है, तो इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो चीज़ होता है, एक मतलब कि डिवाइस होता है जो कि मतलब किसी एक मरीज को, मतलब कि जो मरीज सांस लेने में असमर्थ होते हैं तो उनको मतलब कि सांस लेने में सहयोग करता है, तो यही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है। इस बारे में ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है, और यहाँ पर आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप चाहें तो इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए और इसका डेमो PDF मंगा के देखिए। उसके बाद आप निर्धारित कीजिएगा आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। आइए अब यहाँ पर इस पेड ग्रुप के बारे में तमाम चीज़ों को डिटेल में देखते हैं कि पेड ग्रुप में आपको मिलेगा क्या क्या। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पे आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 PDF मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ PDF हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का PDF, ये सारे और भी छोटे छोटे PDF है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये
में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें PRI21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो PDF मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% समझिए कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।